हरियाणा की ये राजनीति कैसे चेंज हुई, इस राजनीति का यूपी पर क्या असर हो सकता है, और मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, उस कड़ी में नायब सिंह सैनी कहां बैठते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कपिल शर्मा, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के हेड भी हैं, और मेरे साथ विशाल प्रताप, जो हमारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को देखते हैं। बातचीत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशाल से समझना चाहूँगा, विशाल, इतनी तारीफ हुई मुख्यमंत्री की और अचानक चेहरा जो है नायब सिंह सैनी का आया, आपको क्या कोई उम्मीद थी क्या? मैं आपसे एज ए रिपोर्टर पूछता हूँ, बहुत उससे बताइएगा दर्शकों को कि आप जो वहाँ इतनी लंबी राजनीति कवर कर रहे हैं, 2 दशक का अनुभव लगभग आपका होने जा रहा है, आपको ये उम्मीद थी क्या उस भाषण के बाद? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो घटनाक्रम हरियाणा के अंदर हुआ है, इसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं था। और जिस तरह से प्रधानमंत्री अगर मुख्यमंत्री की इतनी प्रशंसा करें और कहें कि हमने एक साथ समय बिताया है, तो सबको ये लग रहा था कि मनोहर खट्टर हो सकता है कि अगले जो हैट्रिक चांस उनका होने वाला था कि उसमें भी वही मुख्यमंत्री के तौर पर आए। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि पटकथा जो है कुछ और है, यानी कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। और जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, 24 घंटे के बाद जो है सारा घटनाक्रम एकदम बदल जाता है। रात को मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री मीटिंग बुलाते हैं विधायकों की, अगले दिन विधायी दल की मीटिंग रखी जाती है, अपना इस्तीफा देते हैं। नायब सैनी जो अभी हाल ही में अध्यक्ष बने थे हरियाणा की, हालांकि वो मनोहर खट्टर की पसंद के अध्यक्ष बनाए गए थे। वहां पर कई लोगों ने ऐतराज भी जताया था, लेकिन मनोहर खट्टर की सुनी गई और उन्हें अध्यक्ष जो है वो पार्टी का बनाया गया। अगर माफ़ कीजिए, अगर बात करें मुख्यमंत्री बनाने की, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो पहली पसंद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की ही थी। उन्होंने उनका नाम आगे बढ़ाया था और उसी पर जो है वो मुहर लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीटी रोड कहा जाता है हरियाणा में, यानी कि दिल्ली से लेकर अंबाला, जो बीच में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं उसको जीटी रोड कहते हैं, और वहीं से वही ताल्लुक़ रखते हैं। कुरुक्षेत्र से वो सांसद हैं, अंबाला के रहने वाले हैं, और जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही है उसको लेकर भी जो है वो पार्टी के अंदर जो है कोई भी मतभेद जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। जब भी आज विधानसभा के अंदर जब उन्होंने अपना अभिभाषण दिया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर मनोहर खट्टर का जिक्र किया, उनके द्वारा किए गए 4.5 साल से लेकर पिछले कार्यकाल के जो काम थे उनको गिनवाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी को भी भनक नहीं थी कि मुख्यमंत्री हरियाणा में चेंज होने वाला है। और ये जिस तरह से विधानसभा चुनावों के लिए अब 7 से 8 महीने का वक्त बचा है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो एक बड़ी जिम्मेवारी नायब सिंह सैनी पर अब आने वाली है। अब देखना होगा कि किस तरह से लोकसभा की सीटें, और सबसे बड़ी बात यह है कि जचपा का गठबंधन जो पिछले 4.5 साल से साथ है, अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी कि जो इंडिपेंडेंट्स है उनका सहारा लेकर जो है सरकार यहाँ पर बचाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो जाट राजनीति है, जिसको लेकर जेजेपी जाट राजनीति करती है, कांग्रेस जाट राजनीति करती है, भाजपा ने इस वोट बैंक को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए ये सब कुछ घटनाक्रम जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि अच्छा, मैं आगे जाऊंगा, जो एक सवाल जरूर पूछ रहा हूं लोकसभा, विशाल, एक सवाल आपसे है कि नायब सिंह सैनी का हरियाणा की राजनीति में मतलब क्या है? नायब सिंह सैनी का अर्थ क्या मानूं इस समय राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में? एक चमत्कारिक नेता, कुछ दिन पहले अध्यक्ष बनता है और फिर सीधे मुख्यमंत्री पद पर, क्या है उनका चमत्कार? देखिए, जिस तरह से हरियाणा की राजनीति है वो जातीय समीकरण के हिसाब से चलती है। 30% जो है वो ओबीसी है, और जो नायब सिंह सैनी है वो उसी वर्ग से आते हैं। कहीं ना कहीं उस वर्ग को साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर की है। साथ ही इसके जो अब अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र होगी कि अध्यक्ष किसको बनाया जाता है। क्या वो जाट होंगे या फिर वो नॉन जाट होंगे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति जो है जाट वर्सेस नो जाट चलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो जजपा को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो जाटों की राजनीति है, जिसको लेकर हुड्डा जाटों की राजनीति करते हैं, जेजेपी जाटों की राजनीति करती है, तो उस वोट बैंक को 2 हिस्सों में बांटने का काम भी जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब भाजपा को ये लग रहा है कि जो समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जो दूसरे जातियों के जो लोग हैं वो भाजपा को वोट करेंगे, यानी कि जाटों के वोट तो यहाँ डिवाइड हो गए, लेकिन जो दूसरी यहाँ पर जातियाँ हैं वो भाजपा के पक्ष में आएगी। ये सारे समीकरण जो है, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, जातीय समीकरण हो, ये
इनको सबको साथ कर जो है वो ये भाजपा यहाँ सबको पर साथ चली के है। आगे सबसे चलते बड़ी मैं बात यह है कि जो निर्दलीय है, आपके अभी पास देखिए आऊंगा, पहले कपिल से पूछता हूं। कपिल, इतनी तारीफ, इतना ज्यादा, और लोगों का ये समझना कि अब आपको क्या लगता है, अब मोदी जी किसी की तारीफ करेंगे तो उस रात वो सोएगा खुशी से या रात भर जागेगा चिंता से? धीरन जी, इस पर तो मीम ऑलरेडी आ चुके हैं कि अलग अलग जो बयान हैं उनको जोड़ करके खट्टर साहब के कि एक दिन पहले इतनी तारीफ हो रही है और फिर भी ये भी कहा जा रहा है कि इतना टाइम भी मिल गया कि तारीफ के बाद एक दिन मिल गया कि वो मुख्यमंत्री रह लिए क्योंकि आपने विजय रूपानी का केस देखा होगा गुजरात में, वो तो वर्चुअली प्रधानमंत्री उस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, विजय रूपानी ने भाषण दिया था और उस प्रोग्राम से निकल करके सीधे वो राजभवन गए और वहां पर इस्तीफा दे दिया था। तो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड चौंकाने में रहा है कि रिजीम चेंज करनी हो। आपने देखा मध्य प्रदेश में किस तरह से विधायक दल की बैठक के ठीक पहले तक किसी को पता नहीं था कि चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति में बैठने वाले डॉक्टर मोहन यादव का नाम जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए उस बैठक में प्रस्तावित किया जाने वाला है। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। उसके 2 दिन बाद ही राजस्थान में देखा। लेकिन हरियाणा में जो स्थितियां हुई कि एक दिन पहले बहुत सारी तारीफ की, तो ये भी नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री खट्टर साहब के काम से नाखुश थे या फिर उन्हें उनसे कोई समस्या थी या उनके खिलाफ कोई ऐसा माहौल पार्टी के अंदर था कि नहीं इनको तो हटाया ही जाना है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने वो तारीफ उनकी जानबूझ करके की थी। उस ओकेजन को उन्होंने चुना था कि इनकी जो पुराने अपने संबंध हैं, उनके रिश्ते हैं, पार्टी के संगठन के संघर्ष के दिनों के जो यादें हैं उनको उन्होंने ताज़ा किया था। तो वो तारीफ नहीं, वो अब एक दिन बाद तो लग रहा है कि वो विदाई भाषण था उनका। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपने जो एक चीज़ और कही थी कि मोदी जो हैं वो राजनीति को न सिर्फ हमेशा सोचते हैं, हमेशा उसी में रहते हैं, बल्कि वो राजनीति को जीते भी हैं। वो पार्टी को एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चलाते हैं, वहाँ हर समय कुछ ना कुछ मंथन चल रहा होता है। जैसे एक कंपनी में यदि कोई एक सीईओ है तो वो हर रोज अपने अलग अलग एचओडीज की मीटिंग लेता है, उनके परफॉर्मेंस और जो उस सेक्टर की क्या अप एंड डाउन्स हैं उनको असेस करता है और उसके बाद फिर वो अपनी लीडरशिप में भी चेंज करता है, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसमें भी चेंज करता है। तो मोदी शायद पार्टी को, मोदी वाली जो बीजेपी है वो कुछ इसी तरह से चलती है, क्योंकि पूरे जो सीए का नोटिफिकेशन हुआ या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इशू चल रहा था उस पर कहीं कोई मीटिंग, उस पर कहीं कोई मंथन हो रहा हो, ऐसा कहीं लगा नहीं। बल्कि जो बैक ऑफ द स्टेज पे क्या चल रहा था कि भाई हरियाणा में क्या किया जाए। और अगले दिन देखा कि खट्टर साहब जो है वो इस्तीफा देने जाते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि हाँ यहाँ कुछ इस तरह से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी पीछे की वजह क्या थी? क्या एंटी इनकम्बेंसी इसका फैक्टर हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता कि वो एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर वहां पर रहा होगा। जो नाराजगी है वो पार्टी के तमाम गुटों में हमेशा रहती है और किसी की नाराजगी की वजह से किसी सीएम को हटा दिया जाए, मैं नहीं मानता हूं कि वर्तमान जो बीजेपी की रिजीम है उसमें इस तरह से कुछ रहता हो। हाँ, उनके पास अपने फीडबैक होते हैं, लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चरिंग है, वो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रहती है। सैनी समाज बहुत बड़ा नहीं है हरियाणा में, लेकिन सैनी समाज जिस ओबीसी वर्ग से आता है वो बड़ा है और जो नायब सिंह सैनी हैं वो ओबीसी का एक चेहरा बन जाते हैं, जो कि नॉन जाट पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, खासतौर पर हरियाणा की राजनीति में। क्योंकि धीरेन जी, हरियाणा की जो राजनीति है उसमें बीजेपी जो राजनीति करती है पिछले 10 साल में हमने देखा है कि नॉन जाट पॉलिटिक्स की है। मतलब हम सोच नहीं सकते थे 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर को बनाया था तो चौंकाया था, क्योंकि एक नॉन जाट मुख्यमंत्री देने की जो हिम्मत है वो बीजेपी ने दिखाई है, और न सिर्फ दिखाई है बल्कि अगले टर्म में जीत करके आई है। तो ऐसी स्थिति में मनोहर लाल खट्टर को चेंज करके
जो नॉन जाट थे लेकिन ओबीसी नहीं थे, जो पंजाबी कम्युनिटी से वो आते हैं, अब एक ओबीसी चेहरा ला करके नॉन जाट पॉलिटिक्स को तो उसने मजबूत किया है वहां पर। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं वो जाट लीडरशिप की डोमिनेंट पार्टियां रही हैं। देखिए, भले वो चौटाला फैमिली हो या फिर कांग्रेस में भी हुड्डा आपके पास आता हूं, ये बात आपने बहुत सही कही है, क्योंकि जनरली लोग अभी ये अंदाज लगा रहे हैं, जैसे मैं विशाल की इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये जाटों के अंदर बंटवारा होगा इसलिए ये किया जा रहा है, क्योंकि जेजेपी और जो उनके पिता की पार्टी, बाबा की पार्टी है, उन सबको अगर आप गौर करते हैं तो वो एक हार्डन्ड जो जाट पॉलिटिक्स है उसका चेहरा है। जिस तरह से यहाँ कुछ वोटर्स जो है वो साथ के साथ जयंत चौधरी के साथ रहते ही हैं। वेस्टर्न यूपी में अगर हम देखते हैं तो वहाँ भी दो तरह की पॉलिटिक्स को लीड कर रही हैं जाट पॉलिटिक्स। एक तरफ है जो भूपेंद्र हुड्डा की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ वो जो है जो भूपेंद्र हुड्डा के या कांग्रेस के रणवीर हुड्डा जो उनके पिता हुआ करते थे उसके समय से देवीलाल के ग्रुप के जाट हुआ करते थे, ये कहा जाता है। हालांकि राजनीति में जातिवाद बहुत बड़ी ताकत है, खासतौर से उस वक्त जब राजकुमार सैनी जब जाट आंदोलन में अलग हुए थे तो उस वक्त एक पार्टी बनाई गई थी बाकायदा, और वो पार्टी अभी भी बीजेपी के खिलाफ लगातार, जिसमें उन्होंने कहा ईडी जो है बीजेपी की ताकत है और उनको बहुत सारी शब्दों के साथ नवाजा, लेकिन वो अप्रासंगिक हो गए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में एक कमी आपको हरियाणा में सुनाई देती है। अगर आप जाते हैं तमाम जगह पर, यहाँ तक कि पार्टी के कट्टर कोर जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें भी है कि वो एक कोई करिश्मा नहीं है, उनका कार्यकर्ताओं के साथ रैपो उस तरह का नहीं है, और एक इस तरह के मुख्यमंत्री हैं जो अपने में रहते हैं। खासतौर से आपने देखा होगा कि जब वो उनको मुकुट पहनाया जा रहा था यात्रा में तो कहते हैं इसी फरसे से तेरी गर्दन काट लूंगा, अपने ही कार्यकर्ता को कहते हैं। तो उस वक्त बहुत हुआ था, ये चुनाव के वक्त का था। और जो बीजेपी पिछली बार इतनी ताकत के साथ जीत के आई थी, इस बार सहयोग के साथ 10 सीटों के जो जेजेपी के उसके सहयोग से बनी, तो उसमें भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी ये थी कि ऐसे मुख्यमंत्री के साथ हैं जो करिश्माई नहीं है। हालांकि उन्होंने अब विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया है और अब वो कहा जा रहा है वो सांसद लड़ेंगे, यहां तक कि अध्यक्ष बनने तक की बातें हवा में आने लगी। लेकिन एक चीज मैं विशाल के पास जाने से पहले जरूर गौर करूंगा कि देखेंगे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कपिल जी कि गाड़ियां दिख रही हैं, मुख्यमंत्री की गाड़ी भी मर्सिडीज है ना। यानी राजनीति अभी भी लोग ये समझ रहे हैं कि वो वही करेंगे। जब स्कूटर पर चलते थे कोई मुख्यमंत्री तो स्कूटर से लेके उन्होंने कार तक आए, एम्बेसडर का सफर तय किया, ये देखिए और आपके सामने से मर्सिडीज गुजर रही है। तो मुझे ये लगता है कि ये राजनीति मर्सिडीज की तरह आगे बढ़ गई है, और जो विपक्ष है वो अभी भी यही सोच के राजनीति कर रहा है कि ये गाड़ी पे बैठ के गन्ना ले जाने वाले किसानों का प्रदेश है। ये आगे बढ़ गया और उसी में ये सब चीजें चल रही है। मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा के समय में जिस तरह से दोबारा ताकतवर होती हुई कांग्रेस अपने आप को बताना चाह रही थी, उसको वापस किया। भजन लाल की जो शैली, जो नॉन जाट पॉलिटिक्स थी, उसको किया। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से विशाल बिल्कुल बराबर में है, ऐसा नहीं है कि सैनी वोट कम जरूर दिखता है, लेकिन उन 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे तो ताकतवर है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी पर डिसेसिव है। क्योंकि जब आंदोलन हो रहा था तो उस वक्त आपने देखा होगा कि जो जाट आरक्षण आंदोलन में कुछ जो आंदोलनकारी थे उन्होंने बाकायदा घर पर हमला किया था, जो रामकुमार सैनी, और उस समय यह साफ दिख रहा था कि किस तरह से वो उनके अगेंस्ट थे। रोहतक की तरफ या कुरुक्षेत्र की तरफ आपने देखा होगा। तो आपको लगता है कि उस समय जो नाराजगी हुई थी वो हिस्सा भी अगर अलग होता है तो उसका नुकसान हो सकता है? क्योंकि चुनाव तो लोकसभा का प्रधानमंत्री मोदी लड़ रहे हैं, राज्य का कम से कम मनोहर लाल खट्टर जैसे नेता से चुनाव में वोट मिल रहा होगा लोकसभा के, मुझे शक है। आपका क्या राय? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो लोकसभा के चुनाव हैं वो प्रधानमंत्री के नाम पर लड़े जाते हैं और प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि आपका वोट मुझे मिलेगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लोकसभा का पूरे के 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जो समीकरण है वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, 10 सीटों पर अगर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारती है तो अब जो जेजेपी है वो भी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वो यही हाल जो विधानसभा चुनावों पर होगा। 90 सीटें, 90 में बीजेपी भी और
जजपा भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब विधानसभा हो रही थी तो जजपा ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर अपने विधायकों को सदन में अनुपस्थिति की बात कही। तो ऐसे में वो हुड्डा ने ये सवाल भी उठाया कि आपने व्हिप क्यों जारी किया, यानी कि पर्दे के पीछे आप फिर दोनों इकट्ठे हैं। तो ये माना किस तरह से देखा जाए ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो लोकसभा की चुनावों की अगर बात है तो वो प्रधानमंत्री के नाम पर लड़े जाएंगे, इसमें रोल कितना किस समाज का रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि टिकट्स बंटवारा किस तरह से हरियाणा के अंदर किया जाता है, किस तरह से जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाता है, किस तरह से क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्योंकि अभी नायब सैनी जो हैं वो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें जब हटाया जाएगा तो उनकी जगह क्या जाट को अध्यक्ष बनाया जाता है या फिर नॉन जाट को अध्यक्ष बनाया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आने वाले लोकसभा चुनावों में किस तरह की तस्वीर हरियाणा के अंदर होगी और किस तरह के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण हरियाणा के अंदर होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। एक बार बाइट सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, देखते हैं बाइट में वो क्या बोलते हैं खट्टर साहब। देखिए बाइट सुनते हैं, उसके बाद फिर अगला सवाल करेंगे, क्योंकि ये तय है कि राजनीति बड़ी दिलचस्प होती है हरियाणा की। कुल मिलाकर के बहुत समय पहले मैंने स्वयं होकर के आगे बढ़ करके कहा था कि हमको कोई नया नेता जो लाना है समय रहते लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ विचार करेंगे। अब विचार किया है तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमने विचार कर लिया है और आप अपने विधायक दल में इस विषय को रखिए। मैंने स्वयं विधायक दल की मीटिंग में ये विषय रखा और सब ने बड़ा स्वीकार किया, सर्वसम्मति से स्वीकार करके निर्णय लिया गया कि उनको आज जो है मुख्यमंत्री। देखिए एक बात और सुन लें, इसी तरह से कहा जाता है कि मैंने खुद कहा, मुझे बीजेपी की इस राजनीति में जो बदलाव दिखता है वो यही है कि मुख्यमंत्री खुद ही आगे बढ़ के कह रहे हैं कि मैंने कहा था। बाकी तमाम जगह थोड़ा आप ये सुनते हैं कि साहब वो नाराज हो गए, जैसे भी चले गए। लेकिन एक और बाइट है, मुझे लगता है हुड्डा जी, उनको भी सुन लेते हैं। उसी के बाद मैं कपिल के पास जाऊंगा कि ये राजनीति कितना असर करेगी। जैसे मोहन यादव हैं वो आजमगढ़ और उन तमाम इलाकों में जाते हैं और जो नायब सैनी हैं वो वेस्टर्न यूपी के हिस्सों में काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन पहले बाइट सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था, चुनाव से पहले भाजपा जजपा को बाहर करेगी और जजपा के माध्यम से उम्मीदवार खड़े कराए जाएंगे हरियाणा में, ताकि प्रयास किया जा सके कि सत्ता विरोधी वोट कुछ जगह बटे। इस तरह का चक्रव्यूह रचकर हरियाणा में परिवर्तन कैसे रोका जाए, ये प्रयास भाजपा का है। लेकिन लोग समझदार हैं। देखिए लोग समझदार हैं और वो इतने समझदार तो मुझे लगता है कि बीजेपी वाले भी होंगे कपिल जी, कि उन जिसको ये समझ रहे हैं वो बात जनता नहीं समझी होगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं होगा। और वो जिस तरह विपक्ष के वोट कह रहे हैं वो सीधे तौर पर नहीं कह रहे, वो जाट वोटों को कहना चाह रहे हैं, उसका बिखराव नहीं बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चौंकाने वाला एक प्रवृत्ति है राजनीति में वो, और दूसरा जो हरियाणा जैसा राज्य जिसको जाट डोमिनेंट स्टेट कहा गया, और शुरू में तो ये थी कि आप देवीलाल, भजन लाल माफ कीजिएगा अलग होते हैं, बंसी लाल, ओम प्रकाश चौटाला, ये तमाम लोग, फिर भूपेंद्र हुड्डा, इन सब नाम के बीच में एक बंसी लाल आते हैं और फिर पहुंचते हैं ये। और यही वो हरियाणा है जहां आया राम गया राम की राजनीति शुरू हुई। यही वो हरियाणा है जहां से 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो बंसी लाल बहुत ताकतवर नेता हुए। लेकिन आपको लगता है बीजेपी की जो ये चौंकाने वाली नीति है और समीकरणों को इस तरह साधना है कि जो मेजर फैक्शन था, जो राजनीति पे बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, उस सबको वो एक दूसरे सामाजिक सोशल, जिसको इंजीनियरिंग कहते हैं, जो ये टर्म जब बहुत फेमस हुई थी, आपको याद होगा कपिल, जब गोविंदाचार्य हुआ करते थे, सोशल इंजीनियरिंग की टर्म। लेकिन आप ये देखिए किस तरह से उन्होंने जाट वोटों को एक तरह से कोने में रख दिया, जिसके दम पे हरियाणा की राजनीति होती थी। उन्होंने यादव वोटों के जो ताकतवर गोलबंदी, जत्थेबंदी यहां हो गई थी कि मुलायम सिंह ये एक तरह से वही सूबेदार थे, वो जो तय करते थे, उसको कहीं कोने में रख दिया। मुस्लिम राजनीति जो हमेशा विपक्षी तुष्टीकरण की ताकत हुआ करती थी, उसको कहीं कोने में रख दिया। तो इसको आप कैसे देखते हैं, हरियाणा को भी देखें तो?
देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी की ये खासियत खूबी हो गई है कि किस तरह से मुख्यमंत्री खुद आकर के सामने कहते हैं कि नहीं, मैंने खुद ही कहा था। तो ऐसे जो बयान हैं वो भले ही कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जब जब भी उनका नेतृत्व मजबूत रहा है, भले इंदिरा गांधी के टाइम आप बात कर लें या फिर अभी बीजेपी में मोदी अमित शाह के टाइम पर बात कर लें, कि यहाँ फैसले हो जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराया जाता है और उनका पता भी नहीं चलता। दूसरी पार्टी यदि हो तो वहाँ तो कई कई दिनों तक हमने पिछले दिनों देखा था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो खांटी कांग्रेसी हैं, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाते हैं, उनके बीजेपी में जाने की चर्चा चल रही थी और इतने दिनों तक ये कहा कि वो इनके साथ इतने विधायक जा रहे हैं, उतने विधायक जा रहे हैं, उन्होंने इसको फ़ोन किया, उन्होंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं और जो फैसले हैं वो लटके रहते हैं। लेकिन बीजेपी में जिस तरह से हमने गुजरात में देखा, जिस तरह से हमने उत्तराखंड में 2-2 सीएम 6 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर बदल दिए गए, वो देखा, लेकिन एक चूं तक नहीं हुई। हरियाणा में भी वही हुआ। हरियाणा तो राजनीति का वो गढ़ है, भले ही छोटा स्टेट है, 90 विधानसभा की सीटें हैं, 10 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हमेशा वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो देश में डोमिनेंट रही है, उसका अपना एक हिस्सा रहा है। वहाँ के जो नेता हैं वो देश की राजनीति का हिस्सा रहे हैं। वो जाट डोमिनेंट वाली बात जो है वो तो अलग ही है। हरियाणा हमेशा राजनीति में जो है वो चर्चित नाम रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी वहां पर प्रयोग कर रही है कि पहले खट्टर को बनाया और उसके बाद खट्टर साहब की विदाई इस तरह से की कि लोग चौंक गए। कहीं किसी को उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा में भी कोई राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है, जो मैं पहले भी कहा था कि एक सीईओ की तरह जो स्ट्रेटेजी बनती है, चेंज होती है, वो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कन्वे कर दिए जाते हैं टीम को कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और कितनी स्मूथली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये उनका अप्रेजल होता है शायद, मुझे जो लगता है। और खट्टर साहब उसमें बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हुए हैं, जो हमने अभी उनका बयान सुना है उसको देख करके लगता है। लेकिन जो विशाल कह रहे थे, मैं उस पर भी जाना चाहूँगा, क्योंकि ये थ्योरीज बहुत हैं और जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा अभी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, वो उनका बयान कम पीड़ा ज़्यादा थी कि बीजेपी ने इस तरह का गेम कर दिया है कि उनकी जो रणनीति है उसको उनको नए सिरे से तैयार करना होगा। अब ये बात सही है कि जनता भी ये समझती है, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों में देखा है धीरेन जी कि अगर कोई सरकार गिरती है, कोई गठबंधन टूटता है, तो उसकी आवाज तो होती है। यहां तो वो आवाज भी नहीं आई है, कोई बयान दुष्यंत चौटाला की तरफ से इस तरह का नहीं आया है, कोई कड़वाहट भरी जो भावनाएं हैं वो किसी विधायक ने व्यक्त नहीं की है। 5 विधायक टूटने की बात थी, उस पर भी बहुत ज्यादा कहीं कोई, मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई चर्चा हो रही है और ऐसी कोई बात जो है। तो ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्या ये स्क्रिप्टेड, जो गठबंधन तो बनते हैं स्क्रिप्टेड, लेकिन टूटते कम हैं, क्योंकि उसमें जो है मतभेद और मनभेद बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहां पर वो दिखाई नहीं दिया। तो यहां जो जाट पॉलिटिक्स और नॉन जाट पॉलिटिक्स का एक जो ध्रुवीकरण है वो जरूर राजनीति में दिखाई देता है। देखिए, हम जब से हमारा ये शो शुरू हुआ है, अभी पिछले आधा घंटे से हम चर्चा कर रहे हैं, तब हमने एक बात की, हम 3 लोग इसमें शामिल हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं, विशाल भी हैं, तीनों ने एक चीज तो कम से कम कॉमन बोली है कि इसमें जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया है। तो ये बात तो तय है कि भारतीय राजनीति में और खासतौर पर जो हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, यहाँ पर जो जातिगत डोमिनेंस है वो इतना हावी है राजनीति पर कि अगर इस तरह की कोई चर्चा भी है कि ये स्क्रिप्टेड है या फिर ये इस तरह से किया गया है, तो वो जनता में मैसेज जाएगा और उसका जनता में उबाल आएगा कि भाई ये तो आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब वोट डालने जनता जाती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं और उसमें जो हावी रहता है फैक्टर, वो एक जाति का फैक्टर ज़रूर है। तो हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी नॉन जाट पॉलिटिक्स कर रही है
तो दुष्यंत चौटाला के साथ उसको लोकसभा चुनाव में जाने में हिचक रही होगी या उसकी रणनीति के हिस्सा रही होगी, क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी यूपी में जो जाटों का ध्रुवीकरण चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के या जो चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के बेटे पोते हैं उनके जयंत चौधरी, उनको पार्टी में शामिल एनडीए में शामिल करा करके जिस तरह से एक कंसोलिडेट किया है वोट, उसका जो उलट है वो बीजेपी हरियाणा में राजनीति करती है। और इसलिए क्योंकि बीजेपी की जो अपोनेंट पार्टियां हैं वो जाट डोमिनेंस वाली हैं, अभी भी हैं, और ऐसी स्थिति में बीजेपी को लग रहा था कि कहीं लोकसभा चुनाव में नुकसान ना हो दुष्यंत चौटाला को साथ में रखने का। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक अंडरस्टैंडिंग जरूर है। एक बहुत ही बढ़िया ये लाइन मुझे दिख रही है कि एक अंडरस्टैंडिंग जरूर है। ये इस तरह विदा हुए कि जैसे जो दोस्त इस तरह चलें कि फिर मिलेंगे, उस तरह से ये जाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन एक छोटा सा जवाब आपको देना होगा विशाल, जिस तरह जीत का अंतर था, आप देखिए जीत का अंतर कितना बड़ा था उन 10 सीटों पर देखें, और जेजेपी सिर्फ 4.4% की पार्टी है। अगर हम लोग देखें उससे अलग होने का कोई नुकसान, तो आपको लगता है ये जो 10 मौजूदा सीट हैं इनमें कोई बदलाव होता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए बिल्कुल बदलाव होता हुआ तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए आप पर्दे के पीछे की कहानी, एक तरफ आज हिसार में जेजेपी की एक बड़ी रैली थी जिसमें दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, सारे बड़े नेता वहां पर शामिल थे। लेकिन उन्होंने मतलब अगर एक आप गठबंधन से बाहर जाते हैं तो आप हमेशा एक खटास के माध्यम से जाते हैं, यानी कि दोनों के रिश्ते खराब हो चुके हैं और तब आप बाहर जाते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ भी इस तरह की बातें वहां पर नहीं की है। दूसरी तरफ आप देखिए 5 विधायक जेजेपी के आज विधानसभा के अंदर पहले उन्होंने अपनी अनुपस्थिति दर्ज करवाई, उसके बाद वो जाके लॉबी में बैठ गए। आप देखिए कि ये सब कुछ पर्दे के पीछे की कहानी है। हो सकता है सारी बातें जो है वो स्क्रिप्टेड हों, लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़े, विधानसभा चुनावों में फिर एक साथ गठबंधन में आए या बाद में आए, लेकिन जिस तरह से हरियाणा की राजनीति इस समय चल रही है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शब्दों में अगर देखा जाए तो ये सब कुछ पर्दे के पीछे से चल रहा है और भाजपा और जजपा का गठबंधन टूटा नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए जो है वो दिखाया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि जो जजपा का वोट प्रतिशत है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो 10 सीटें ले जाती है, उसमें से उनके कई मिनिस्टर जो है वो बनाए जाते हैं और 4.5 साल में ये गठबंधन जो है वो टूट जाता है। और हरियाणा का इतिहास अगर आप देखेंगे तो जो गठबंधन की सरकार है वो 5 साल जो है वो अपना काम नहीं करती है। और दूसरी तरफ अगर आप इसी नज़र में देखिए कि अगर नायब सैनी जो है वो नए मुख्यमंत्री हरियाणा के बनाए गए हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है भाजपा ने 5 राज्यों में और भी किए थे, जिसमें से हालांकि जो स्ट्राइक रेट है जितने का वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो कहीं ना कहीं भाजपा को जिस तरह से अंदर सर्वे किए गए, कैलाश विजयवर्गीय जब हरियाणा में थे तो उन्होंने सर्वे हुए यहाँ पर, तो उसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि मनोहर लाल खट्टर के विरुद्ध जो है एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि उन्हें इस तरह से विदाई दी जाए, तो उन्होंने पुराने समय का अपना जिक्र किया कि किस तरह की उनकी यादें उनके साथ थी। और अब जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि जो नेतृत्व उन्हें कहेगा वो मानेंगे, और जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज उन्होंने विधानसभा से भी अपना इस्तीफा दे दिया, अब वो विधायक भी नहीं रहे हैं, तो करनाल से चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। कई तरह की अटकलें जो हैं वो हरियाणा में चल रही है, लेकिन लोकसभा चुनावों को लेकर किस रणनीति के तहत जो है वो भाजपा उतरती है ये देखना दिलचस्प होता है, क्योंकि 10 की 10 सीटें जो है वो भाजपा ने जीती हुई हैं। क्या अपने इस मार्जिन को दोहरा पाती है, या फिर जिस तरह से जो जजपा या कांग्रेस या आईएनएलडी या आम आदमी पार्टी जो है वो अपोजिशन में है, तो वो किस तरह का परफॉर्म जो है वो आने वाले लोकसभा चुनावों या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों में हरियाणा में करती है। देखिए राजनीति में कहा जाता है जो लिखा है उसको पढ़ना नहीं है, और जो पढ़ा है वो कहीं लिखा हुआ नहीं होता। कपिल, ऐसा तो मुझे लगता है कि इतना आसान अगर ये था तो फिर तो बहुत आसान था, फिर इसमें मोदी की चमक नज़र नहीं आती। अगर मैं ये मान लूँ कि इतनी आसानी से जुदा हुए, ये अलग बात है कि आज तलखी नहीं है ज़ुबान पे उनकी, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिसको आप कहते हैं कि
गालिब के शेरों में कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो पर्दादारी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपसे मैं एक आखिरी सवाल के तौर पर ले रहा हूं कि आप इस पूरी राजनीति को कैसे देख रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। मैं मोहन यादव से शुरू कर रहा हूं, जो यहाँ से वो आजमगढ़, इटावा, मैनपुरी, इन तमाम सीटों पर वो आके कम से कम ये कहेंगे माफ कीजिएगा, जैसा उन्होंने पहले रैली में कहा था, याद है उन्होंने साफ कहा था कि एक परिवार के गुलाम नहीं होना है, मैं हूं जिसको गरीब कार्यकर्ताओं को भी कुछ भी दिया जा सकता है। उसी तरह से नायब सिंह सैनी हैं जो वाकई मैं ये मानता हूं कि हरियाणा में ये बहुत बड़ा प्रयोग है कपिल कि आप सैनी बिरादरी के किसी शख्स को मुख्यमंत्री बनाकर ला रहे हैं उस जगह पर जहां पैणी पे वोट लिए जाते हैं। पैणी हमारे यहाँ हिस्सों में उसको कहा जाता है चौका पैणी, यानी ताकत को। वहां वोट लेने वाली जगह पर आप उन लोगों से मुख्यमंत्री चुन रहे हो, तो आपको लगता है कि सिर्फ न केवल ये राजनीतिक बदलाव की कहानी है, बल्कि जो अब तक चली रही जातियों के वर्चस्व को हटा के जो पीढ़ी की बात कर रही है दूसरी पार्टियां, उसको ये अधिमान देती हुई है। मोहन यादव हैं आपके, ये अब इसमें सैनी हैं, ये तमाम लोगों को आपको लगता है कि ये राजनीति कहीं और कर रही है बीजेपी? बिल्कुल, मैं एक नाम विष्णुदेव साय का भी इसमें जोड़ूंगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा बीजेपी ने दिया है, और इसमें मैं धीरन जी आपसे एक बात कहूंगा, जिस तरह से मोहन यादव की आपने बात की है कि वो आजमगढ़ जाते हैं, बिहार में पटना हो करके आते हैं, वो हरियाणा और गुरुग्राम, ये सब घटनाक्रम के 4 दिन पहले ही बीजेपी ने वहाँ पर उनको भेजा था। तो इसमें मैं जैसे हरियाणा की हम बात कर रहे थे कि बीजेपी नॉन जाट पॉलिटिक्स कर रही है वहाँ पर, और ओबीसी को आगे किया है। लेकिन अभी एक चीज़ और आपने नोट की होगी कि बीजेपी को ओबीसी जो वर्ग है, जो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसका भरपूर समर्थन मिला है। लेकिन फिर भी यूपी में, बिहार में जो नॉन यादव ओबीसी है वही उसके पास है। जो यादव ओबीसी है वो बीजेपी से कहीं जुड़ नहीं पा रहा था उस मार्जिन में जिसमें बीजेपी चाहती है, या निर्णायक तौर पर, क्योंकि आपने जिन मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया कि हम ही सरदार हैं और हम ने जो तय कर दिया वही होगा, वहीं वोट डाला जाएगा। बिहार में लालू प्रसाद यादव हैं, उनके साथ सारा जो यादव समाज है वो चला जाता है। तो एक समाज के नेता के तौर पर जो ये चीज़ों जो चल रही थी और वोट बैंक बन गया था, उसको मोहन यादव, आपने खुद बयान का जिक्र किया था कि हमको किसी एक परिवार का गुलाम बन करके नहीं रहना है। तो मोहन यादव उस रणनीति का हिस्सा है जो नॉन यादव ओबीसी के अलावा जो यादव का सपोर्ट है, जो उसको अभी तक नहीं मिल पाया था, उसको अपनी तरफ खींचने का है। दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो देश के हर हिस्से में जैसे खांचे बने हुए हैं, उसको पता है कि हर देश के हर हिस्से में एक तरह की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, तो उसको उस पर्टिकुलर हिस्से में किस तरह की सोशल इंजीनियरिंग करनी है वो करती है। लेकिन अब आप देखिए कि पश्चिमी यूपी में तो वो जाट पॉलिटिक्स करती है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के जयंत चौधरी जो अखिलेश यादव के साथ गलबैयां कर रहे थे, अगले दिन वो एनडीए में आ जाते हैं, तो वहां तो वो जाट पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन हरियाणा में उसने दुष्यंत चौटाला को एक कहें, अगर देखा जाए तो बिल्कुल बहुत ही बेइज्जत करके बाहर कर दिया गठबंधन से। इस तरह की बात की जाएगी कि रातों रात जो है गठबंधन तोड़ दिया बिना किसी ठोस कारण के। तो यहां बीजेपी की पॉलिटिक्स में एक और नोट करने वाली बात यह है कि यदि किसी चीज को तोड़ती है तो उसकी आवाज भी आए। अगर कोई वो फैसला ले रही है तो उसका मैसेज भी जाए। अगर वो कोई डिसीजन ले रही है तो उस पर चर्चा हो, ताकि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो अपना मैसेज देने में कामयाब हो पाए। तो मुझे लगता है कि हर हिस्से में वो अपने हिसाब की राजनीति करती है। उसको जातिगत राजनीति करनी हो, उसको धर्म की राजनीति करनी हो, उसको वर्गों की राजनीति करनी हो, उसको कोई पर्टिकुलर उस इलाके के मुद्दे की राजनीति करनी हो, तो वो इस तरह से उस डिसीजन को लेती है ताकि उस पर चर्चा हो और उस चर्चा
चर्चा को वो कैसे अपने फेवर में कन्वर्ट करे। जिस तरह से सीए का मुद्दा है, आप इलेक्टोरल बॉन्ड का, क्योंकि आज मैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड को इसलिए लाया हूं कि आज सुबह ही केजरीवाल कह रहे थे कि ये सब जो है इतने बड़े बड़े फैसले जो हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड की खबरों से ध्यान हटाने के लिए किया गया है। तो मुझे लगता है कि कोई इस तरह से तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ, एक लार्जर पिक्चर में ये बात है कि अगर हम कोई एक चीज कर रहे हैं उससे अगर 2-4 निशाने फालतू में लग जाएं तो क्या बुराई है।